सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम मोदीज 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट। टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक एक्सपैंड करना चाहता है बाय 2047 और 5 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम इसी डेकेड के अंदर जो है वो कमीशन करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एआई, डेटा सेंटर्स, चिप्स हों, इन सब को जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इसलिए न्यूक्लियर पावर जो है उसको एक कार्बन न्यूट्रल जो है सोर्स माना जा रहा है और बेस लोड रिलायबल बेस लोड सोर्स बन सकता है वो हमारा। और ये स्टेटमेंट आ रही है, पार्लियामेंट ने जब शांति एक्ट ऑलरेडी पास कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने उसके लिए रूल्स भी जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं, ड्राफ्ट रूल्स भी एक्ट के अंदर। अब ये एक स्ट्रेटजी होगी, 2 pronged स्ट्रेटजी होगी कि हम लार्ज रिएक्टर्स बनाएं और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएं। तो इंडिया का जो इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं वो बैकबोन रहेगा न्यूक्लियर एक्सपेंशन की, लेकिन जो SMRs हैं वो भी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के लिए। SMRs जो हैं वो फ्लेक्सिबल बेस लोड पावर ऑफर करते हैं। हाई कॉस्ट जो है लार्ज लाइट वाटर रिएक्टर्स की, उससे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उनकी लार्ज स्केल विजिबिलिटी की, इसीलिए SMRs जो है वो ज़्यादा फोकल पॉइंट बन चुके हैं इंडिया के इंटरनेशनल न्यूक्लियर कोलैबोरेशंस का। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ SMRs बना चुका है इंडिजिनस, एक 200 मेगावाट वाले, 55 मेगावाट वाले, 55 मेगावाट का जो हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। टारगेट ये है कि 5 कम से कम इंडिजिनसली डिज़ाइंड और ऑपरेशनल SMRs हम 2033 तक डिलीवर कर पाएँ। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है उसमें बजटरी आउटले 20,000 करोड़ भी रखा गया है। गवर्नमेंट ये भी स्टडी कर रही है कि क्या हम ओल्ड थर्मल पावर प्लांट्स साइट्स जो हैं उनको न्यूक्लियर यूज़ के लिए हम रीपर्पज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर SMRs और स्मॉल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम करंट स्टेटस देखें इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर का, 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं जिसकी 8.7 गीगावाट कैपेसिटी है। 10 रिएक्टर्स जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 10 मोर यूनिट्स जो हैं वो प्री प्रोजेक्ट स्टेज में भी पहुंच चुके हैं। अब इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको पता ही है। पहला है प्रेशराइज्ड हार्ड वाटर रिएक्टर्स जो कि नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं। दूसरे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो कि प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। थर्ड जो है वो थोरियम बेस्ड है, ठीक है। और जो FBRs हैं वो क्रूशियल ब्रिज है बिटवीन स्टेजेस 1 और 3। अप्रैल 2026 में ही इंडिया का जो इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम का, उसने क्रिटिकलिटी ऑलरेडी अचीव कर ली है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 80th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 13th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का था, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दिया है विकसित भारत 2047 के लिए। उसमें उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे AI स्किल मिशन, जिसमें 1 करोड़ यूथ को AI में ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 1 साल में। फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म DPI का यूज़ करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि प्राइवेट कोचिंग के ऊपर जो है डिपेंडेंस कम हो। स्पोर्ट्स टैलेंट मिशन, एक नेशनल टैलेंट हंट होगा चिल्ड्रन के लिए 5 to 16 ईयर्स के बीच में एज में, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें इंडिया को 2036 के ओलंपिक गेम्स बिड के लिए। यूथ को इंकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें सेंसस में। प्राइम मिनिस्टर ने शक्ति की सप्तधारा, एक 7 रिफॉर्म स्ट्रीम भी दी है, ताकि इंडिया एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बन सके। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के लिए हमें मेक इन इंडिया से हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्रांजिशन करना होगा। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना होगा। फिर इंडिया की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है AI में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स में। लॉजिस्टिक्स के लिए PM गति शक्ति को और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है। डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना है। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन को, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को, मरीन रिसोर्सेज को प्रमोट करना है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको लीवरेज करने के लिए इंडिया का कल्चर, क्रिएटिविटी, सिविलाइजेशनल हेरिटेज को ग्लोबली एनहांस करना है, ठीक है। तो कुछ और भी हाइलाइट्स हैं उनके एड्रेस के, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हम इकोनॉमिकली आइसोलेटेड होना चाहते हैं, हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाकर एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सेमीकंडक्टर्स, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को जियोपॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल करती है। बेसिकली ये चाइना की तरफ इशारा है। और उन्होंने एक्नॉलेज किया सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है सिविल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करती रहेगी मिशन सुदर्शन चक्र को, जिसमें AI, साइबर सिक्योरिटी, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड रहेंगे।
प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का। इसमें 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देने का प्रोविजन है। प्राइम मिनिस्टर ने रिट्रेट किया कि इंडिया जो है एक रिफॉर्म एक्सप्रेस में एंटर कर चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया को अलॉन्ग विद 40 अदर कंट्रीज़ जो है वो अलेज किया गया है कि वो चाइना को हेल्प कर रहे हैं कि यूएस के टैरिफ्स इवेड कर सके वो अपनी कंट्रीज़ के थ्रू जो है वो चाइनीज़ गुड्स को राउट करके। इंडिया को जो है वो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाला गया है। तो बेसिकली एक शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क क्या होता है? ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहाँ पर चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, गुड्स जो है वो इन इंटरमीडिएट कंट्रीज़ में भेज देते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो माइनर असेंबली, रीलेबलिंग या रीपैकेजिंग करते हैं ताकि वो जो गुड्स हैं वो चाइनीज़ गुड्स होने के बजाय डॉक्यूमेंट हो जाए उस पर्टिकुलर ट्रांजिट कंट्री के गुड्स, ताकि चाइनीज़ गुड्स होने के जो अदरवाइज के ऊपर जो टैरिफ्स लगने थे वो ना लग सके। और ये प्रैक्टिस जो है वो 2018 के बाद बहुत बढ़ चुकी है। चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रीराउट कर रहे हैं अपनी शिपमेंट्स को थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू ताकि अमेरिकन मार्केट को वो एक्सेस कर सके लोअर कॉस्ट पर। तो टियर 1 जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा है उन कंट्रीज़ में इंडिया, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपियन यूनियन को रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का कहना है कि लगभग $67 बिलियन के यूएस बाउंड गुड्स जो है वो ट्रांसशिप हुए हैं चाइना से वाया मैक्सिको, इंडिया, वियतनाम 2025 में, जिससे $28 बिलियन का उनको टैरिफ रेवेन्यू का लॉस हुआ है। रिपोर्ट ने इंडिया के पुणे, गुजरात, चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सिंगल आउट किया है। कहा है कि इसमें पंप्स और कंप्रेसर्स को राउट करने के लिए यूज़ किया गया। लेकिन GTRI जो एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, उनकी जो है वो रिपोर्ट है वो कह रही है कि इंडिया ने लिक्विड पंप्स वर्थ $1.61 बिलियन ग्लोबली जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें 414 मिलियन जो है वो यूएस में गए हैं और इम्पोर्ट्स जो है हमारे 326.4 मिलियन थे चाइना से सिर्फ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने उससे 3 टाइम्स या 5 टाइम्स जो इनफैक्ट 5 टाइम्स जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया। GTRI ने आर्ग्यू किया कि सब्सटैंशियल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इंडिया ने किया है इन कैटेगरीज में। तो ये प्रिजम्पशन की यूएस बाउंड शिपमेंट्स जो है सिर्फ चाइनीज़ गुड्स ही रीराउट हो रहे थे, ये गलत है। जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है इसमें एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड को भी जो है वो अलेज किया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए कि वो रीराउटिंग कर रहे हैं। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरह से फ्रेश टैरिफ एक्शन जो है वो ला सकता है थ्रू कांग्रेस। इंडिया को टियर 1 कैटेगराइजेशन में रखा गया है, तो यूएस एक तरह से अपकमिंग ट्रेड डील में क्लॉज चाहेगा कि इंडिया जो है वो ट्रांसशिपमेंट प्रैक्टिसेस को रोके। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जेन्युइन ट्रांसशिपमेंट और एक्सपोर्ट्स जो कि लेजिटिमेट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के बेस पर होते हैं उसमें जो है रिपोर्ट ने सही से डिस्टिंग्विश नहीं किया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक ब्रॉडर पैटर्न ऑफ प्रेशर है क्योंकि यूएस जो है वो टैरिफ्स लगाना चाहता है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो वहाँ के जो है वो मना कर दिया उनको। अब इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स लग सकते हैं क्योंकि जो है इंडिया को टियर 1 में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉयेजर 2 मिशन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा का वॉयेजर 2 जो है उसमें उसको पावर सेविंग अपग्रेड मिला है और उसकी मिशन जो है वो 1 साल से बढ़ा दिया गया है। ये एक अनमैन्ड स्पेस प्रोब है जो नासा ने लॉन्च किया था 1977 में। इसका मिशन था कि स्टडी करना आउटर प्लैनेट्स को ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने अभी तक यूरेनस और नेपच्यून में विजिट किया है। इसने 14th मून ऑफ जुपिटर को भी जो है वो डिस्कवर किया। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाई पास हुआ यूरेनस पर, और सेकंड स्पेसक्राफ्ट है जो एंटर हुआ इंटरस्टेलर स्पेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 बेनिफिशरीज जो हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के वो दिल्ली एनसीआर रीजन में बुलाए थे एज स्पेशल गेस्ट, ताकि 80th इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट कर सके। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2023 में लॉन्च की गई थी ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिल सके आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल को जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स में एंगेज हैं, और उनको स्किल अपग्रेडेशन, मॉडर्न टूल्स देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, डिजिटल एनेबलमेंट करना, मार्केट लिंकेजेस करना, ये सब इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और ये रूरल और अर्बन आर्टिजन्स दोनों को अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से 68,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा चुका है सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन में चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर। एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ताकि डेवलपमेंट हो सके इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स की, और ताकि हम कैटलाइज कर सकें इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स इनेबल कर सकें। तो इसमें स्मार्ट लैब फैसिलिटीज़ देना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, पेटेंट्स जनरेट करना, फोकस्ड रिसर्च पब्लिकेशंस करना, ये सब सपोर्ट किया जाता है। और
कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चिप डिज़ाइन में, फैब्रिकेशन में, टेस्टिंग में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्री कालाहस्ती टेम्पल। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पल अथॉरिटीज़ जो है श्री कालाहस्तीश्वरा टेम्पल के, उन्होंने एक 114 करोड़ का प्रपोजल सेंटर को दिया है प्रसाद स्कीम के अंदर। तो ये टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल है श्री कालाहस्ती टाउन में, जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये बैंक्स ऑफ रिवर स्वर्णमुखी लोकेटेड है। ये दक्षिण कैलाशम भी इसे कहते हैं। ये जो है 5th सेंचुरी में बनाया गया था। आउटर टेम्पल जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो 11th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी ने बनाया। विजयनगर एम्पायर ने भी इसमें कुछ इसकी रेनोवेशंस में कंट्रीब्यूशन दिया है। अब प्रसाद स्कीम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट्स में बन सके। इसको रीनेम करके अक्टूबर 2017 में प्रसाद कर दिया गया है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन साइट्स पर बनाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RSVC अमृत प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने RSVC अमृत प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। इसको नाबार्ड के साथ बनाया गया है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि रूरल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके और वाइडर अडॉप्शन हो सके अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ की रूरल एरियाज़ में। और इसमें ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी डिस्कवरी से लेके वैलिडेशन टू डिप्लॉयमेंट, ट्रैकिंग, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग और नॉलेज मैनेजमेंट हो सकती है। और इसमें इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स, वैलिडेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स, फंडिंग एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रूरल कम्युनिटी सबको जो है प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। अब रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप क्या है? ये बेसिकली इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का, ताकि हायर लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और सपोर्ट दिया जा सके रूरल एरियाज़ को। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is PM Modi's 100 gigawatt nuclear target. This topic is important for your governance and economy section. PM Modi has set a target of expanding India's nuclear power capacity to 100 gigawatts by 2047, along with commissioning of 5 new nuclear reactors within the current decade. Why India needs more nuclear power? Because Prime Minister highlighted that growing adoption of future technologies like chips, AI, data centers, they require high electricity demand, and that's why nuclear power is being positioned as a carbon neutral, reliable base load source. Okay, so PM Modi's announcement follows the Parliament's passage of Shanti Act last year. Okay, Department of Technology and Department of Atomic Energy has also recently drafted rules under this act. To achieve the 100 gigawatt target by 2047, government is pursuing a two-pronged approach. First is the large capacity reactors. Second is the small modular reactors for faster, more flexible deployment. Why SMRs matter? So India's indigenous pressurized heavy water reactors will remain the backbone of the nuclear expansion, but SMRs are going to gain importance for industrial decarbonization. SMRs offer flexible baseload power. Higher costs of large light water reactors have raised questions about their large-scale feasibility. Therefore, SMRs have become the focal point of India's international nuclear collaborations. So, Bhabha Atomic Research Center has developed 3 types of SMRs. One is 200 megawatt one, 55 megawatt one, and then 5 megawatt ton high temperature gas cooled reactor. And the goal is to have at least 5 indigenously designed and operational SMRs by 2033. So nuclear energy mission will have a budgetary outlay of 20,000 crore, and government is also studying the repurposing of old thermal power plants for nuclear use, particularly suited for SMRs and small nuclear projects. So currently about 25 operational reactors are there, which total about 8.7 gigawatt capacity. 10 reactors are under construction, adding around 8 gigawatt capacity, and 10 more units are in the pre-project stage. Okay, so India, you know that it has a 3-stage nuclear reactor program. The first one is the pressurized heavy water reactor stage, where natural uranium is used as fuel. The second one is the fast breeder reactors, which use plutonium as fuel. The third one is the thorium one. Okay, and FBRs, the second stage one, is the crucial bridge between stage 1 and 3. And in April 2026, India's first indigenous fast breeder reactor at Kalpakkam has attained criticality. Okay. So the next topic is 80th Independence Day address. This topic is important for your governance section. So in his 13th Independence Day, Prime Minister Modi outlined a comprehensive roadmap towards Viksit Bharat 2047. So he has announced AI skill mission, in which 1 crore youth will be trained in AI within 1 year.
Free online coaching, a nationwide digital platform using digital public infrastructure to provide free coaching or competitive examinations. Sports Talent Mission, which will be a national talent hunt for children aged 5 to 16 years to prepare for a 2036 Olympic Games bid. And youth will be encouraged to participate in the census also. So Prime Minister has also introduced Shakti Ki Saptahara, 7 reform stream aimed to make India globally competitive manufacturing and export-oriented economy. And India will have to transition from Make in India towards higher value manufacturing, promote food and processing industries, strengthen India's capabilities in AI, quantum computing, robotics, space technology, data centers, and semiconductors, expand PM Gati Shakti and multi-modal infrastructure, increase indigenous defense production and defense exports, promote new renewable energy, green hydrogen, clean technologies, leverage India's culture, creativity, and civilizational heritage to enhance global influence. Speech has also clarified that Atmanirbhar Bharat does not imply economic isolation. Instead, the focus is on building domestic capabilities while expanding exports. He has said that countries are increasingly using energy, technology, medicine, semiconductor, and strategic resources as geopolitical tools, which is basically a signal towards China. And he has also acknowledged that there are evolving security threats which require comprehensive restructuring of civil defense infrastructure in India. Government will also continue to implement Mission Sudarshan Chakra. Prime Minister appealed to all political parties to implement the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023. Okay. So the next topic is shadow transshipment network. This topic is important for our economy section. Trump administration has released a report which has named India among 40 plus countries to have been allegedly helping China to evade US tariffs by routing goods through these third countries. So India has been placed in the highest risk category. So what is a shadow transshipment network? Basically, it's a global system where Chinese exporters send goods through intermediate countries before they reach the US so as to bypass steep American import tariffs. So goods undergo some minor assembly, labeling or repackaging, allowing them to be documented as products of that transit country rather than China. This practice has started from 2018, and Chinese exporters have been rerouting their shipments through these third countries. And the tier one countries, the most used by China, is India, Mexico, Canada, and EU. Department of Commerce has also estimated that around $67 billion of US bound goods were transshipped from China via Mexico, India, and Vietnam, causing an estimated $28 billion in lost tariff revenue to the US government. The report has singled out India's Pune, Gujarat, Chennai industrial corridor, calling it as one of the ugly sister cities of global trade, used for routing pumps and compressors. But GTRI, which is a New Delhi-based think tank, it has said that India exported liquid pumps worth $1.61 billion globally, but we imported about 326 million from China. So how, if we were routing the Chinese goods, then how our exports were 5 or 6 times more than what we imported from China? Okay. Report also extended similar claims to other Asian manufacturing hubs like Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Thailand. So, trade experts believe that report may pave the way for fresh tariff action through Congress, and US will seek a clause in the upcoming trade deal also to commit India that it will act against transshipment practices. Other experts also criticized the report for failing to distinguish between genuine transshipment and exports based on legitimate domestic value addition. Exports also linked this report to a major pattern of pressure alongside US 100% tariffs on major buyers of Russian oil. So India is also facing pressure to demonstrate reduced dependency on Chinese inputs and to commit to stronger anti-transshipment measures as part of any final deal. So the next topic is Voyager 2 mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Voyager 2 got power-saving upgrade and its mission has been extended by a year. So Voyager 2 mission is an unmanned space probe launched by NASA in 1977. Its mission was to study the outer planets of our solar system. It is the only spacecraft to have ever visited Uranus and Neptune. It discovered the 14th moon of Jupiter. It was the first human-made object to fly past Uranus. It is the second spacecraft to enter interstellar space. Okay. So the next topic is PM Vishwakarma scheme. This topic is important for your governance section. Government of India has invited 100 beneficiaries of PM Vishwakarma scheme to witness the 80th Independence Day ceremony. So it's a central sector scheme launched in 2023 to provide comprehensive support to artisans and craftspeople engaged in traditional trades.
The aim is to provide them with skill upgradation, modern tools, financial support, digital enablement, and market linkages. Ministry of MSMEs implementing this scheme. So the next topic is Chips to Startup Program. This topic is important for your economy section. Ministry of Electronics has said that 68,000 students have been trained in semiconductor chip design under the Chips to Startup Program. This is an umbrella capacity building initiative launched by Ministry of Electronics in 2022, which targets the development of industry-ready professionals across undergraduate, postgraduate, and doctoral levels. So the aim is to catalyze the incubation of startups and enable technology transfers. So it provides access to smart lab facilities, train students, generate patents, and support focused research publications. It follows a comprehensive approach whereby students are provided with hands-on experience in chip design, fabrication, and testing. So the next topic is Sri Kalahasti Temple. This topic is important for our art and culture section. So temple authorities from the famous Sri Kalahastishwara temple have submitted a 114 crore proposal to center under the Prasad scheme. So this temple is a Hindu temple located in town of Sri Kalahasti in Tirupati district of Andhra Pradesh. It is built adjoining a hill and on the banks of river Swarnamukhi. It is also called as Dakshin Kailasham, meaning the southern abode of Shiva. So the origin of Sri Kalahasti temples dates back to 5th century, and when the inner temple was constructed, the outer temple was constructed in 11th century by Chola dynasty. Vijayanagar Empire has also made contributions to this temple. So what is Prasad scheme? It was launched by Ministry of Tourism as a central sector scheme to develop tourism infrastructure at pilgrimage and heritage sites. The nomenclature of the scheme was changed to Prasad in October 2017. It provides financial assistance to state governments and union territory administrations for the development of tourism infrastructure at these sites. So the next topic is RSVC Amrit platform. This topic is important for our governance section. So Principal Scientific Advisor to the Government of India has launched the RSVC Amrit platform, which is developed by NABARD in collaboration with Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India to support rural innovation and technology transfer and enable wider adoption of appropriate technologies in rural areas. It is designed as a comprehensive digital ecosystem which will provide technology discovery to validation to deployment tracking, collaboration, monitoring, and knowledge management. It brings together innovators, technology providers, startups, validators, accelerators, implementation partners, funding agencies, etc. What is the RUTAG? It's an initiative of Office of Principal Scientific Advisor, which was launched in 2004. It acts as a mechanism to provide higher level of science and technology intervention and support for rural areas. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.